Hi everyone, welcome back to the channel and this is me Tamanna. So we have already completed our unit 1 and now it's turn of unit 2 that is self management skills and आज हम इस unit को भी complete कर देंगे and थोड़ा सा आवाज़ का problem है because mic problem है थोड़ी सी आपको harsh voice आ रही होगी but please bear with it. So yes, otherwise everything is okay. So yes, today we are starting with unit 2 that is self management skills. Without any further ado, let's get started. सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे. सेल्फ मैनेजमेंट, which is also referred to as self control, is the ability to control one's emotions, thoughts and behavior effectively in different situations. सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है? सेल्फ मैनेजमेंट को हम सेल्फ कंट्रोल भी कह सकते हैं. एंड सेल्फ मैनेजमेंट हमारी एबिलिटी होती है कि हम कैसे अपने इमोशंस को, थॉट्स को, बिहेवियर को जो है कंट्रोल करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में. फॉर एग्जांपल, कभी कभार हमें स्ट्रेस होने लगता है तो हम कैसे मैनेज करते हैं. हमारे पास कभी कभार बहुत सारा वर्क होता है तो हम कैसे मैनेज करते हैं, इसी को सेल्फ मैनेजमेंट कहते हैं. Students with strong self-management skills are better at doing certain things well, such as coming to class on time, paying attention, obeying teachers, parents and elders, working with discipline, etc. So जो स्टूडेंट सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में अच्छे होते हैं, दे आर बेटर इन मैनी थिंग्स. जैसे कि वो क्लास में भी टाइम पे आएंगे, अपना टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से करेंगे, अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट भी अच्छे से करेंगे, सब कुछ प्रॉपरली उनका होता है, डिसिप्लिन में भी रहेंगे. सो यस, इट हेल्प्स अ पर्सन टू डू बेटर इन स्टडीज़ और वर्क. और आप जितना स्ट्रेस फ्री रहेंगे, आप जितने अच्छे से स्ट्रेस को मैनेज करेंगे, टाइम को मैनेज करेंगे, तो आप अपनी स्टडीज़ और वर्क पे भी बेटरली फोकस कर पाएंगे. In order to do well in work and life in general, one must be able to manage and improve oneself in various skills. अगर हमें अपने काम में या हमें जनरली लाइफ में भी कुछ बेटर करना है तो हमें अपनी स्किल्स पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है, इंक्लूडिंग टाइमलाइंस, डिसिप्लिन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड वर्क हैबिट्स. अब जैसे कि आप अभी इस क्लास में 12th में हो, सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट करो, आप अच्छे से अपने टाइम को डिवाइड करो कि आप पढ़ाई भी कर पाओ, इन्जॉय भी करो. दैट्स नॉट कि इन्जॉय नहीं करना है, 12th है तो इन्जॉय भी करो. तो आप अपने कह सकते हैं टाइम को प्रॉपरली मैनेज करो, और आप जितने अच्छे से अपने टाइम को मैनेज करोगे आप बहुत अच्छा स्कोर भी कर पाओगे और आप अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर पाओगे. टू मैनेज वन सेल्फ वेल, अ पर्सन नीड्स टू डेवलप द फॉलोइंग. अब हम कैसे प्रॉपर मैनेज करेंगे खुद को, यहाँ पे 3 चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए. सबसे पहले पॉजिटिव थिंकिंग, टू थिंक दैट वन कैन गेट थिंग्स डन एंड बी हैप्पी. हम लोग अक्सर क्या करते हैं, हम लोग नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हम थोड़े से में ही नेगेटिव सोचने लगते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, हमने अपना यूनिट टेस्ट दिया एंड समहाउ हमारे फ्रेंड के हमारे से ज़्यादा नंबर आ गए, ऑल्दो हमारे भी अच्छे नंबर है बट हमारे फ्रेंड्स के हमसे ज़्यादा अच्छे नंबर आ गए. तो वी स्टार्ट थिंकिंग कि मैं तो बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा कर ही नहीं पाऊँगी या कर ही नहीं पाऊँगा. सो हम लोग बहुत जल्दी नेगेटिव सोचते हैं. इससे अच्छा हमें क्या पॉजिटिव सोचना चाहिए. अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हम अच्छे से अपनी चीज़ों पे कह सकते हैं सक्सेस पा सकते हैं. ठीक है. देन सेकंड है रिजल्ट ओरिएंटेशन, टू ड्रीम बिग एंड अचीव द डिजायर्ड और सेट रिजल्ट. सबसे पहले हम लोग क्या सोचते हैं कि ये तो हमसे हो ही नहीं पाएगा, बट एटलीस्ट जो ड्रीम नहीं कर सकता ना, वो करके भी नहीं दिखा सकता है. एटलीस्ट हम ड्रीम तो कर ही सकते हैं ना. एंड एक बार हमने कुछ चीज़ ड्रीम करी है तो हमें अचीव करके भी दिखाना है, तो ये चीज़ भी आप में होनी चाहिए. थर्ड है सेल्फ अवेयरनेस. आपकी क्या ट्रायल्स हैं, आपकी क्या ट्रिबुलेशंस हैं, आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या क्या वीकनेस है, ये आपसे बेटर कोई भी नहीं जान सकता है. इसलिए आपको अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए. आपको ये पता है आप किस सब्जेक्ट में वीक हो, आपको ये भी पता है किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो. इनफैक्ट आपको ये भी पता है आपको कहाँ मेहनत की ज़रूरत है. सो ये 3 चीज़ें, पॉजिटिव थिंकिंग, रिजल्ट ओरिएंटेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस, इसके थ्रू आप जो है अपना सेल्फ मैनेजमेंट कर सकते हो और किसी भी चीज़ में सक्सेस जो है पा सकते हो. जिस भी स्टूडेंट के पास ये 3 स्किल्स हैं या सेल्फ मैनेजमेंट की स्किल्स है, और वो हमेशा आपको आगे दिखेगा बाकी बच्चों से. अब हम जाते हैं सेशन 1 पे, मोटिवेशन एंड पॉजिटिव एटीट्यूड. मोटिवेशन एंड पॉजिटिव थिंकिंग कैन हेल्प अस टू ओवरकम फियर्स दैट टेक अप न्यू चैलेंजेस. तो मोटिवेशन और पॉजिटिव थिंकिंग से क्या होगा, सपोज हम लोग एग्ज़ाम में फेल हो गए, है ना, तो या फिर हमारे कम नंबर आए, ओके, सो क्या होगा, हम लोग डीमोटिवेट हो जाएंगे, है ना. बट अगर हम खुद को मोटिवेट करेंगे, हम खुद को पॉजिटिव थिंकिंग देंगे, हम कहेंगे कि नहीं, नेक्स्ट टाइम हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे.
सो इससे क्या होगा, इससे हम अपने फियर्स को ओवरकम करेंगे, अपने डर को ओवरकम करेंगे, एंड हम लोग न्यू चैलेंजेस लेने के लिए ऑलवेज रेडी रहेंगे. ओके. सिमिलरली ऑप्टिमिज्म, विच इज द मेंटल एटीट्यूड रिफ्लेक्टिंग अ बिलीफ और होप, कैन लीड टू पॉजिटिव एंड डिजायरेबल आउटकम्स. एंड कभी भी आपको होप नहीं खोनी है, आपको हमेशा होप रखना है कि यू विल डू इट एंड यू कैन डू इट, है ना. सो इट हेल्प अस टू अचीव आवर ड्रीम्स, continue working hard towards achieving success, and live a happy life with a positive mindset. इससे क्या होगा, इससे हम अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे और हम लोग अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहेंगे, है ना. सो इसलिए आपको कभी भी अपनी होप को लूज नहीं करना है. नाउ मोटिवेशन. मोटिवेशन इज derived from the word motive, thus directing behavior towards certain motive or goal is the essence of motivation. मोटिवेशन किस वर्ड से डिराइव हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है 1 मार्कर के लिए. सो इट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड मोटिव, एंड एन इंडिविजुअल्स मोटिवेशन मे बी कम फ्रॉम विद इन और मे बी इंस्पायर्ड बाय अदर्स और इवेंट्स. तो हमारे पास मोटिवेशन 2 टाइप्स के होते हैं, इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन. इंट्रेंसिक मोटिवेशन वो होता है जो हमारे खुद के अंदर से आता है, एंड एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन वो होता है जो हम दूसरों को देख के इंस्पायर होते हैं. यहाँ पे देखते हैं, intrinsic motivation includes activities for which there is no apparent reward but one derives enjoyment and satisfaction in doing them. Intrinsic motivation में वो एक्टिविटीज आ जाती हैं जिसके लिए आपको कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, बट आपके खुद के सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए आप इन चीज़ों को करते हो. It occurs when people are internally motivated to do something because it brings them pleasure. मतलब आप खुद से ही मोटिवेटेड हो करने के लिए, नॉट बिकॉज उसका कुछ रिवॉर्ड है, बट बिकॉज वो आपको प्लेजर देता है. They think it is important or feel that they are learning is significant. Incentives related to the motive or goal can satisfy one needs. ठीक है, तो इंट्रेंसिक वही मोटिवेशन हो गया जिसका कोई रिवॉर्ड नहीं होता, बट ये हमारे खुद के अंदर से होता है, हमारे खुद के सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए. सेकेंड है एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन. इट अराइजेज बिकॉज ऑफ इंसेंटिव्स और एक्सटर्नल रिवॉर्ड. ये क्यों होता है, कुछ रिवॉर्ड के लिए हम करते हैं. लैक ऑफ मोटिवेशन और इंसेंटिव्स में लीड टू फ्रस्ट्रेशंस. For example, employees who are kept on contractual basis for a long time may get frustrated and leave an organization. चलो ये एग्जाम्पल छोड़ो. फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि मैं इस साल बहुत मेहनत करूँगा या करूँगी ताकि मैं जो है कंपटीशन जीत सकूँ. तो यहाँ पे आपका एक्सटर्नल रिवॉर्ड क्या है, आपको कंपटीशन जीतना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाएगा. अंडरस्टैंड. नाउ पॉजिटिव एटीट्यूड. Positive attitude makes a person happier and helps build and maintain relationships. किसी भी पर्सन को हैप्पी करता है. ऑब्वियसली जब आप पॉजिटिव रहोगे तो आप हैप्पी रहोगे, जब आप नेगेटिव रहोगे तो आप सैड रहोगे. इट्स जस्ट सिंपल. एंड हेल्प्स टू बिल्ड एंड मेंटेन रिलेशनशिप्स. इट इवन इंक्रीजेज वंस चांसेस ऑफ सक्सेस. और आप जितने पॉजिटिव रहोगे आप उतने ही सक्सेसफुल भी रहोगे. इन एडिशन इट कैन हेल्प द पर्सन मेक बेटर डिसीजंस. People who maintain a positive or optimistic attitude in life situations and challenges are able to move forward than those with a negative attitude. Positive attitude helps improve mental and physical health. देखो पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो आपकी मेंटल फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी. सेकेंडली आपकी मेंटल फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप इजीली जो डिसीजंस हैं वो ले पाओगे, एंड इवेंचुअली आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगे लाइफ में, रेदर देन द पर्सन जो कि नेगेटिव रहता है. ठीक है. वेज टू मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड. अब आप कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन करोगे वो हम देखेंगे. स्टार्ट द डे विद अ मॉर्निंग रूटीन. से पॉजिटिव अफर्मेशंस, स्माइल ऑफन एंड थिंक अबाउट द टास्क टू बी अकम्प्लिश्ड ड्यूरिंग फॉर द डे. सबसे पहले आप एक मॉर्निंग रूटीन से अपना डे स्टार्ट करोगे और हमेशा पॉजिटिव ही रहना है. मॉर्निंग में हमें सोचना है कि आज का दिन हमारा बहुत अच्छा जाएगा एंड आज का दिन हमारा बहुत सक्सेसफुल होगा, जो भी हमारे सारे टास्क हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे. सो वी हैव टू बी ऑलवेज पॉजिटिव. पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंडली, फीड द माइंड विद पॉजिटिविटी. रीड मोटिवेटिंग बुक्स, लिसन टू म्यूजिक विद अपलिफ्टिंग लिरिक्स, वॉच इंस्पायरिंग मूवीज. आप पॉजिटिव रहने के लिए मोटिवेशन वाली बुक्स, मोटिवेशन वाली इवन मूवीज भी देख सकते हो एंड गाने भी सुन सकते हो, जो भी चीज़ आपको मोटिवेट करती हो. बी proactive. A proactive person decides how one must feel regardless of what may be going around or what the day
मे ब्रिंग। हमें प्रोएक्टिव बनना है, हमें डिसाइड करना है कि हमें हैप्पी रहना है पूरे दिन, चाहे कुछ भी हो, है ना। हम लोग सारी सिचुएशंस को फेस कर लेंगे, इट्स इजी। ओके, नाउ फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव थिंग्स, डू नॉट अप्रोच टू विद लाइफ विद प्रॉब्लम्स, अप्रोच इट विद सॉल्यूशंस। कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो प्रॉब्लम्स मत देखो, इट्स बेटर आप सॉल्यूशंस को देखो। देन लर्न फ्रॉम फेलियर्स, थिंक व्हाट कुड हैव बीन बेटर एंड वर्क टुवर्ड्स द गोल। अगर आपके पास फेलियर आती तो आप ये मत देखो कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, आप ये देखो कि कहाँ आपने गलती करी है एंड स्टार्ट डूइंग practice for the betterment of the failures. Okay, learn to focus on the present. Negativity mostly stems out from anxiety and past and future events. फ्यूचर का मत सोचो कि फ्यूचर में मैं क्या करूंगी या क्या करूंगा। पास्ट का भी मत देखो कि मैंने इतना बुरा अपना पेपर कर दिया है, मेरा पेपर अच्छा नहीं गया है। आपको अपने प्रेजेंट पे फोकस करना है। अगर आप अपने प्रेजेंट पे फोकस करते हो तो आपका जो फ्यूचर है वो भी अच्छा हो जाएगा। ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स योर गोल्स एंड ड्रीम्स, बी चेयरफुल एंड वर्क हार्ड टू अचीव देम। अपने गोल्स को डिसाइड करो, रोज पॉजिटिव रहो उस चीज़ के लिए एंड आपको वर्क हार्ड करना है उनको अचीव करने के लिए, ठीक है, बिकॉज नथिंग कैन हैपन विदाउट वर्किंग हार्ड एंड स्मार्ट वर्क, राइट। नाउ हियर आर सम मोर टेक्निक्स दैट कैन हेल्प यू टू मेंटेन पॉजिटिव आउटलुक। पॉजिटिव आउटलुक को मेंटेन करने के लिए आपके पास और भी टेक्निक्स है, जैसे आप फिजिकल एक्सरसाइज करो, फ्रेश एयर लो, आप रोज सुबह जाके मेडिटेशन करो, योगा करो, वॉक करो एक, है ना। देन आफ्टर हेल्दी डाइट लो, दाल रोटी जो पूरा बैलेंस डाइट होती है वो लो। ऑर्गेनाइज एकेडमिक लाइफ, आप सारे एकेडमिक लाइफ इज इम्पॉर्टेंट, पता है। एकेडमिक लाइफ का आप जितने अच्छे से ऑर्गेनाइज करोगे, जितने अच्छे से आपका टाइम पे वर्क कंप्लीट होगा, टाइम पे आप टेस्ट का पढ़ के ओवर कर दोगे, उतना ईजी आपका माइंडसेट रहेगा, उतने पॉजिटिव आप रहोगे एंड दैट विल इवेंचुअली लेड टू पॉजिटिव थिंकिंग, और आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी होगे। सो इसलिए जो भी सारे आपके असाइनमेंट्स हैं डेडलाइन से पहले ही कंप्लीट कर दो। आप डेडलाइन के लिए वेट मत करो कि मैम ने लास्ट मंथ में बोला है तो मैं तभी देख लूँगी, अभी मैं कुछ और कर लेती हूँ। नो, डोंट डू दैट। आपको अभी प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे होंगे फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, तो वो भी आप अभी कर लो। अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत सारी चीज़ें दे दी हैं, हम पढ़ेंगे कैसे बोर्ड के लिए, बट इट्स बेटर टू डू इट नाउ, है ना। इसलिए आप अपने एकेडमिक लाइफ को भी जो है ऑर्गेनाइज करो। देन एडिक्वेट स्लीप, स्लीप इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप लोग क्या करते हो एग्ज़ाम टाइम पे स्लीप, इनफैक्ट मैं भी करती थी, एग्ज़ाम टाइम पर रात रात भर पढ़ रहे हैं, बट आपको अपनी स्लीप जो है एटलीस्ट 7 आवर्स लेनी ही है, अदरवाइज आपकी बॉडी फंक्शन नहीं करेगी, फिर आपको एग्जाम में नींद आएगी या वट आपका दिन भर काम में मन नहीं लगेगा, जिससे कि नेगेटिविटी होगी। देन हॉलीडेज विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, आप हॉलीडेज पे जाओ अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो आप बहुत ज़्यादा रिफ्रेश हो जाओगे। सो यस, ये सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप जो है पॉजिटिव एटीट्यूड ला सकते हो। Now, positive attitude is of immense value. In a student's life, there are various situations that the student will encounter in life wherein staying positive will help the child going. The most common example would be during exam results. At times, the student does not get the desired result in exam, but it is important not to lose hope. Accept the result gracefully and work harder and with a positive attitude for the next exam. देखो, स्टूडेंट लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्टूडेंट लाइफ में आपके पास बहुत सारी ऐसी ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे आपको जो है फेस करना पड़ेगा, जैसे कि एग्ज़ाम रिजल्ट्स। तो एग्ज़ाम रिजल्ट्स में आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं आता तो आप इतनी ज़्यादा डाउन हो जाते हो, इतने ज़्यादा लूज़ हो जाते हो कि आप फिर आगे की चीज़ों को भूल जाते हो कि जो आपको अब करनी चाहिए, है ना। इसलिए आपको लूज़ नहीं करनी अपनी होप, आपको हमेशा अपनी होपफुली रहना है। आपको क्या करना है, आपको वर्क हार्ड करना है, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम, ठीक है। सो even during an interview for a dream job, a candidate may not get selected in the first attempt. However, with a positive attitude and persistent efforts, all dreams can be achieved. Thus, it becomes imperative for a child to learn to practice positive attitude in life at all times. Sometimes क्या होता है, हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप देखते हो कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स को नहीं हो रहा है, फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हो रहा है, सेकंड अटैम्प्ट में नहीं हो रहा है, थर्ड अटैम्प्ट में नहीं हो रहा है, सिक्स्थ अटैम्प्ट में उनका होता है। पर सिक्स्थ अटैम्प्ट में जब ही उनका हो सकता है जब वो परसिस्टेंट है। फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ और अगर वो छोड़ देते कि अब मुझे नहीं करना, तो क्या वो कर पाते? नहीं ना।
इसलिए हमें पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर्स आपकी बुक में सिर्फ इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि आपको रटना है और आपको एग्जाम में नंबर लाने हैं। दीज आर गिवन टू डेवलप योर स्किल्स। ये स्किल्स जो आपकी है ना फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इसको एज ए चैप्टर पढ़ो, बट आप इन चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में भी ऐड करो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंस की है ना। Now, what is stress and how to manage it? Stress is the state of feeling upset, annoyed, and hopeless. There are times when we feel nothing is working right and we are not able to achieve our goals and feel hopeless. Stress कब होता है? जब हम लोग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा हो, हम लोग को hopeless लग रहा हो, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं चल रहा हो, हमारे goals हम जो हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हो, तो हमें stress होने लगता है. And during such times we manage and control our emotions. It helps us to sail through. सम ऑफ द वेज टू मैनेज स्ट्रेस आर, तो ऐसे स्ट्रेस हमें होता है, स्टूडेंट लाइफ में भी स्ट्रेस होता है, पीयर प्रेशर होता है, हम एग्जाम में नंबर नहीं आ रहे हैं, हमारा जो रूटीन है वो पूरा पैक्ड है, हमें टाइम ही नहीं मिल रहा है किसी चीज़ के लिए. सो स्ट्रेस होना इज़ नॉर्मल, बट हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज करेंगे? सो दीज आर द पॉइंट्स. स्टे पॉजिटिव एंड एनालाइज व्हाट्स गोइंग रॉन्ग इन सर्टेन सिचुएशन. पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड देन अंडरस्टैंड करोगे कि क्या गलत चल रहा है और आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हो. सेकेंडली, मेंटेन एन अकम्पलिशमेंट शीट एंड एंटर इवन स्मॉल अचीवमेंट्स. एक शीट बनाओ, उसमें आप जितने भी आपके स्मॉल अचीवमेंट्स हैं ना सबको नोट करो. इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉल, छोटे से छोटे भी जो हैं इवेंट्स जो कि आपको सक्सेसफुल लगे, आपने जिसमें मेहनत करी, आप जिसमें सक्सेस हुए, वो भी आपको अपनी अकम्पलिशमेंट शीट में ऐड करने हैं. कीप योर थॉट्स इन प्रेजेंट. प्रेजेंट में देखो, पास्ट इश्यूज से अपने आप को अपसेट या हेल्पलेस मत करो, ठीक है. टॉक टू फ्रेंड्स एंड फैमिली. फ्रेंड्स और फैमिली से बात करो. देखो, आप कितने भी स्ट्रेस में हो, लेकिन जब आप अपने फ्रेंड्स से बात करते हो तो आपको कितना अच्छा लगता है ना. सो इसलिए टॉक टू फ्रेंड्स एंड फैमिली. प्रैक्टिस मेडिटेशन एंड योगा. रोज सुबह मेडिटेशन करो, योगा करो, सेल्फ टाइम निकालो अपने के लिए, ठीक है. Whenever you feel negative thoughts are taking over, take look at your accomplishment sheet. जब भी आपको बुरा लगे कि मैं तो लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ या मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप अपनी उस accomplishment sheet को देखो. ओके. By managing stress effectively and maintaining a positive attitude, one can overcome any challenge and achieve heights in career. अगर आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो तो आप सारे चैलेंजेस को ओवरकम करके आपके करियर में सक्सेसफुल हो जाओगे. ओके. मैनेजिंग स्ट्रेस इफेक्टिवली हेल्प्स वन मेंटेन अ हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस, है ना. तो स्ट्रेस मैनेज करने के बाद आप हेल्दी रहोगे. आप अगर हेल्दी हो तो आप कुछ भी कर सकते हो. ओके. सो हमने ये यूनिट कंप्लीट कर लिया है. अब हम सेकेंड सेशन पे जा रहे हैं. तो सेकेंड सेशन है हमारा रिजल्ट ओरिएंटेशन. Result orientation is a term used to describe a person's ability to recognize what results are important and the steps needed to be taken to achieve them. रिजल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि हमारे लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है लाइफ में, एंड उसके बाद जो जो चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें स्टेप्स बनाने पड़ेंगे कि हम उसको कैसे अचीव करें. इट मीन्स टू फोकस ऑन रिजल्ट्स ऑफ एनी असाइन टास्क. इफ यू नो द रिजल्ट you want to achieve, you can focus on the efforts required to achieve it. देखो, बहुत सारे लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें करना क्या है. अगर आपको पता है कि आपको क्या करना है तो समझो आधा काम आपका हो गया है. अब आपको स्टेप्स तैयार करने कि आप कैसे उसको अचीव करोगे. So, hence, result orientation describes an individual or organization that focuses on outcome rather than the process that has been used to produce a product or deliver a service. तो ये क्या फोकस करता है? ये प्रोसेस पे फोकस नहीं करता कि कैसे तुमने अचीव किया, ये आउटकम पे फोकस करता है कि तुमने अचीव कर लिया है. An ideal employee needs to be proactive and result driven. The person must always take necessary steps to achieve the set goals और targets. आप अपने goals को, targets को कैसे अचीव करोगे? तो इसके लिए कुछ steps हैं. सबसे पहला है set clear goals. आपको क्लियर माइंडसेट होना चाहिए कि आपको क्या करना है. ओके. ऐसा नहीं कि आपने फिर आज एक मूवी देख ली पुलिस वाली तो आपको पुलिस बनना है, कल आपने एक मूवी देख ली डॉक्टर वाली तो आपको डॉक्टर बनना है. नो. आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए. देन प्रिपेयर एन एक्शन प्लान. आप उस गोल को कैसे अचीव करोगे?
कब क्या करोगे, इस मंथ में आप ये चीज़ कंप्लीट करोगे, उस मंथ नेक्स्ट मंथ में ये कंप्लीट करोगे, ईयरली आप ये कंप्लीट करोगे। तो आपको एक एक्शन प्लान भी बनाना पड़ेगा कि आप कैसे उस गोल को अचीव करोगे। एक्शन प्लान में क्या क्या होना चाहिए, व्हाट चेंजेस विल अकर आफ्टर एक्शन। सबसे पहले एक्शन प्लान आप ऐसा बनाओ जिसमें आप आंसर कर सको, ये एक्शंस करने के बाद आप क्या अचीव कर पाओगे। हु विल कैरी आउट द चेंजेस, कौन ये चेंजेस को करेगा। व्हेन द चेंजेस विल टेक प्लेस, आप ये एक्शन करोगे तो कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम बाद आपको सक्सेस मिल पाएगी। हाउ लॉन्ग द चेंजेस स्टे, और जो भी चेंजेस होंगे वो कब तक रहेंगे। सो ये सारे क्वेश्चंस आपको अपने एक्शन प्लान में इंक्लूड करने हैं। नाउ यूज द राइट रिसोर्सेज एंड टूल्स। अब आपने एक्शन प्लान भी कर लिया, आपने प्लान भी जो है रेडी कर लिया। अब क्या क्या रिसोर्सेज उस प्लान को अचीव करने के लिए लग रहे हैं वो आपको इकट्ठे करने हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको बुक्स लगेंगी, आपको जो भी सारी चीज़ें लगेंगी वो आपको जो है गैदर करनी है। देन कम्युनिकेट विद मेंटर्स एंड पीयर्स, जो भी मेंटर्स एंड पीयर्स हैं जो या एक्सपीरियंस पर्सन्स हैं तो उनसे भी आप बात करोगे ताकि आपको थोड़ा रियलिस्टिक आइडिया लग जाए कि क्या ये कैसे चीज़ होगी। देन मेक अ कैलेंडर, कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th में भी मैं कहूँगी आप लोग बना लो कैलेंडर, एंड आप लोग डेली बेसिस पे क्या क्या कर रहे हो आप टू डू लिस्ट करो या जो भी है बट करो। देन वर्क हार्ड इम्पॉर्टेंट है, हार्ड वर्क के बिना कुछ भी नहीं होगा। सो हार्ड वर्क करो और अपने ड्रीम्स पे, अपने गोल्स पे बिलीव रखो। नेक्स्ट है गोल सेटिंग। सो गोल सेटिंग हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट वी वांट टू अचीव इन and how do we measure our success. Writing a goal requires that we should understand its purpose and objective. So goal setting से हम लोग अपने जो है टारगेट को easily अचीव कर सकते हैं। गोल लिखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें इस गोल को क्यों अचीव करना है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है या इसका पर्पस क्या है। अब हम गोल को कैसे डिफाइन करेंगे। सो आइडेंटिफाई व्हाट द गोल इज अबाउट, किस चीज़ के बारे में है, जैसे कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बारे में या डिलीवरी प्रोसेस के बारे में। सेकेंडली हाउ द गोल वुड मेक अ डिफरेंस, जो आप गोल डिसाइड किया उससे क्या डिफरेंस आएगा, क्या ये कस्टमर का सेटिस्फेक्शन एनहेंस करेगा, क्या ये डिमांड बढ़ा देगा प्रोडक्ट की। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस बारे में आपका गोल है और क्या डिफरेंस हो जाएगा अगर वो गोल अचीव हो जाएगा। गोल सेट करने के लिए हम एक एक्रोनिम यूज करते हैं, दैट इज स्मार्ट। चलो देखते हैं। स्मार्ट में एस से होता है स्पेसिफिक, तो जो भी आप गोल सेट कर रहे हो वो स्पेसिफिक होने चाहिए, है ना, स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए उनका। सेकेंड है मेजरेबल, गोल्स हमेशा मेजरेबल होने चाहिए। जो गोल्स मेजरेबल नहीं है, जो मतलब हो ही नहीं सकता, उसको आप प्लीज मत लो, है ना, क्योंकि हमें गोल्स वही सेट करने हैं जो हमसे हो पाए। सपोज आप कहो कि मैं तो 100 में से 101 मार्क्स ले आऊँगा, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। तो हमेशा गोल मेजरेबल होने चाहिए। ओके, देन ए से है एक्शन ओरिएंटेड। गोल्स ऐसे ही जो है सच नहीं होते, उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एक्टिव गोल सेटिंग शुड इंक्लूड एक्शन बेस्ड स्टेप्स दैट वन विल फॉलो टू अचीव द गोल्स। तो आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे ताकि आप अपने गोल को अचीव कर लो। गोल बनाने से ही गोल अचीव नहीं होता है। जैसे कि एक्शंस दैट आई एम ऑलरेडी टेकिंग टुवर्ड्स अचीविंग द गोल, क्या मैं अभी क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ जिससे मेरे गोल अचीव हो जाए, क्या मैं अभी नहीं कर रही हूँ, क्या मुझे करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। यू हैव टू बी एक्शन ओरिएंटेड, क्योंकि गोल्स बनाने से पूरे नहीं होते हैं। देन रियलिस्टिक, रियलिस्टिक होने चाहिए, है ना, अनरियलिस्टिक गोल्स रखोगे तो वो पूरे नहीं होंगे, ठीक है। एंड लास्ट इज टाइमली, गोल्स के लिए एक डेडलाइन सेट कर दो। फॉर एग्जाम्पल एक वीक की अगर हम बात करें तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम हर एक सब्जेक्ट के 2-2 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे बाय द एंड ऑफ दिस वीक। तो गोल्स हमेशा टाइमली होने चाहिए, डेडलाइंस होनी चाहिए उसके लिए, तभी एक स्पेसिफिक टाइम में आप बहुत सारा काम कर सकते हो। नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स। तो क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि स्टूडेंट में सेट अ गोल ऑफ स्कोरिंग हाई मार्क्स इन एग्जाम, रीड में रन 5 माइल्स अ डे। तो ये सारे इस टाइप के गोल्स होते हैं, ठीक है। तो विद दिस हमने सेकेंड सेशन भी कंप्लीट कर लिया। हम थर्ड सेशन पे हैं, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या है। सेल्फ अवेयरनेस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग वंस ओन नीड्स, डिजायर्स, हैबिट्स, ट्रेड्स, बिहेवियर। सेल्फ अवेयरनेस में यानी खुद के बारे में अवेयर होना। आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या नीड्स है, आपकी क्या डिजायर्स है, क्या चीज़ें आपको हैप्पी बनाती हैं, क्या चीज़ें आपको सैड बनाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
यहाँ पे एक स्टोरी दी है, तो वो हम स्किप कर रहे हैं, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। When we are not aware of ourselves, then we tread in a direction about which we are not clear. अगर हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या पसंद है, तो हम कोई डायरेक्शन सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं. Therefore, it is important that we must be aware of ourselves. When one becomes self-aware, the person starts to become aware of everything and looks at the things or situations objectively. अगर हम खुद के बारे में अवेयर हैं, तो हम इजीली डिसीजंस ले सकते हैं कि हाँ, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, एंड हमारे डिसीजंस कभी भी रॉन्ग नहीं होते हैं, एंड हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता. सीरियसली, इट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन हाउ वी अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स एंड रिलेट टू अदर्स इन द वर्ल्ड अराउंड अस. हम कैसे खुद को अंडरस्टैंड करते हैं एंड खुद को दूसरों से रिलेट करते हैं, तो दैट इज व्हाट इट इज. कैसे हम सेल्फ अवेयर होंगे, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं. द फर्स्ट स्टेप्स फॉर प्रैक्टिसिंग सेल्फ अवेयरनेस इज गेनिंग अ ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ वंस इमोशंस. खुद के इमोशंस के बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस चीज़ पे आपको बुरा लगता है, किस चीज़ पे आपको अच्छा लगता है, एंड लाइक दैट. द सेकेंड स्टेप इज टू प्रैक्टिसिंग सेल्फ अवेयरनेस इज मेकिंग हैबिट ऑफ ट्रैकिंग वंस फीलिंग्स. खुद की फीलिंग्स को आपको ट्रैक करना पड़ेगा कि क्या चीज़ होती है ऐसी जिसके कारण मुझे बुरा लगता है, क्या चीज़ होती है कि मुझे अच्छा लगता है, क्या चीज़ होती है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है. The third step of practicing self-awareness is expanding one's practice to the areas of life beyond person's feelings. Beyond life person's feelings को भी आपको देखना ज़रूरी है, तो ये आपका थर्ड स्टेप हो जाएगा. ओके, नाउ पर्सनैलिटी एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स. सो पर्सनैलिटी क्या होती है? पर्सनैलिटी इज अ क्लस्टर ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर दैट मेक अ पर्सन यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. सपोज मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, सामने वाले की पर्सनैलिटी कैसी है, और मेरी पर्सनैलिटी में ऐसा क्या है जो मुझे उससे अलग बनाता है ना. सो मेरे थॉट्स अलग होंगे, मेरी फीलिंग्स अलग होंगी, मेरा बिहेवियर अलग होगा. सो ये मेरे पर्सनैलिटी ट्रेट्स हो जाते हैं. पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर डिफाइंड एज रिलेटिवली लास्टिंग पैटर्न्स ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स. नाउ personality development is the development of any organized pattern of behavior, attitude that makes a person distinctive. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बेसिकली वही होता है, आपके क्या थॉट्स हैं, आपके क्या बिहेवियर है, और कैसे आप दूसरे से अलग हो. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अकर्स बाय ऑनगोइंग इंट्रैक्शन ऑफ टेम्परामेंट, कैरेक्टर एंड एनवायरनमेंट. कल्चर ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग पर्सनैलिटी. किसी भी जगह का कल्चर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पर्सनैलिटी शेप करने में. नाउ one's personality also affects the person's relationship with other. A positive personality can lead to better performance, increased productivity and cordial relationship with others. आपकी पॉजिटिव अगर पर्सनालिटी है, तो आपसे ज़्यादा लोग फ्रेंडशिप करना पसंद करेंगे, और आप भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होगे, बेटर परफॉर्मेंस होगी आपकी. सो इसलिए इम्पॉर्टेंट है पर्सनालिटी को डेवलप करना. Now there are 5 parameters that describes an individual's personality. इनको बिग 5 फैक्टर्स और 5 फैक्टर मॉडल भी कहते हैं. दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो इसको स्टार लगा लेना, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है. सो फर्स्ट है ओपननेस. इंडिविजुअल विद ओपननेस टू एक्सपीरियंस आर जनरली क्रिएटिव, क्यूरियस, एक्टिव, फ्लेक्सिबल एंड एडवेंचरस. जो लोग ओपन होते हैं वो जो जनरली क्रिएटिव होते हैं, क्यूरियस होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, एंड एडवेंचरस भी होते हैं. अगर पर्सन इंटरेस्टेड है किसी न्यू चीज़ को सीखने में, फ्रेंड्स बनाने में, तो हम कह सकते हैं वो पर्सन ओपन माइंडेड है. देन कॉन्शियसनेस. इंडिविजुअल्स हु लिसन टू देयर कॉन्साइंस आर सेल्फ डिसिप्लिन्ड to do their work on time, take care of others before themselves and care about others feelings. So जो लोग अपनी कंसाइंस की सोचते हैं वो बेसिकली सेल्फ डिसिप्लिन होता है, दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, खुद का भी ध्यान रखते हैं. सो अगर कोई भी पर्सन ऐसा है, तो आप कह सकते हो कि वो कॉन्शियसनेस जो है उसके अंदर वो एबिलिटी है. नाउ एक्स्ट्रावर्जन. एक्स्ट्रावर्जन हम बेसिकली एक्सट्रोवर्ट्स को कहते हैं, आजकल ये वर्ड बहुत ज़्यादा फेमस भी हो रहा है. सो एक्सट्रोवर्ट्स वो होते हैं जो दूसरों से बात करना बहुत पसंद करते हैं, फ्रेंड्स बनाना बहुत पसंद करते हैं, कॉन्फिडेंट भी होते हैं. सो दीज आर द एक्सट्रोवर्ट्स, एक्स्ट्रावर्जन. देन एग्रेबलनेस, ठीक है. सो इंडिविजुअल हैविंग सच अ ट्रेट आर जनरली काइंड, सिंपैथेटिक, कोऑपरेटिव, वार्म एंड कंसीडरेट. जो भी आप कहोगे वो कंसीडर करेंगे, कोऑपरेट करेंगे आपके साथ. जैसे कि पीपल हु हेल्प एंड टेक केयर ऑफ अदर्स आर जनरली एग्रेबल, ठीक है. देन न्यूरोटिसिज्म.
न्यूरोटिसिज्म एक ट्रेट है जहाँ पे इंडिविजुअल अपनी टेंडेंसी को शो करते हैं, मतलब एंजाइटी रहती है उन्हें हमेशा, सेल्फ डाउट करते हैं, खुद को डिप्रेशन में रहते हैं, मतलब नेगेटिव फीलिंग से भरे हुए होते हैं. नाउ पीपल हु हैव डिफिकल्टीज इन मीटिंग अदर्स एंड वरी टू मच कि वो क्या बोलेंगे, तो वो ये न्यूरोटिसिज्म टाइप के लोग होते हैं. नाउ कॉमन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, स्टार 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 मार्क कर लो, 3 स्टार मार्क कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. 1 मार्कर 2 मार्कर में आपसे पूछ सकते हैं, इनफैक्ट एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद इट. So personality disorders involve long-term patterns of thoughts and behavior that are unhealthy and rigid. So unhealthy और rigid thoughts और behavior जो है common personality disorder में आते हैं. Now it is the way of thinking, feeling, behaving that deviates from worldly expectations and causes distress which lasts over time. So this is it. सबसे पहले है cluster A type of people जो कि suspicious होते हैं. So people falling under this category always mistrust other and are suspicious. मतलब जो लोग इसमें आते हैं वो ऑलवेज दूसरों के लिए सस्पिशियस होते हैं, जबकि वहाँ पे सस्पिशियस होने की कोई नीड ही नहीं है. जैसे कि वर्षा एक होम मेकर है एंड उनके घर पे एक मेड काम करती है, तो सीसीटीवी कैमरा है उनके घर पे, पर तब भी वर्षा जो है हमेशा सस्पिशियस रहती है उसके मेड के बारे में, हमेशा उसके पीछे पीछे घूमती है, जिसके कारण वर्षा को स्ट्रेस होता है और उसकी मेड को भी स्ट्रेस होता है. सो ये बेफालतू का जो है सस्पिशियस लोग होते हैं. ठीक है, तो इसमें आ जाता है सबसे पहले 3 टाइप के लोग आते हैं इसमें क्लस्टर ए में जो कि सस्पिशियस होते हैं. पहला है पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. दिस डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्ट्रस्ट फॉर अदर्स. टाइप के लोग जो अपने फ्रेंड्स, फैमिली और दूसरे लोगों पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रस्ट करते हैं. सेकेंड है स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. इट refers to natural tendency to direct towards one's inner life away from external one. Person with this personality disorder is detached and prone to introspection and fantasy. The person shows little interest in forming personal relationships and seems to be emotionally cold. So ये person अपने अंदर ही अंदर कुछ कुछ सोचता रहता है. ठीक है, दूसरे से ज़्यादा जो है इस टाइप के पर्सन्स मिलते नहीं हैं, खुद ही में ही बात करते हैं, ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, मतलब खुद के अंदर ही सोचते रहते हैं कुछ कुछ, और इमोशनली कोल्ड भी होते हैं. देन स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. People with this type of personality disorder believe that they can influence other people or events with their thoughts. इनको ऐसा लगता है कि हम अपनी बातों से दूसरे को इन्फ्लुएंस कर ही लेंगे. They often misinterpret behaviors. This causes them to inappropriate emotional responses and they may consistently avoid having intimate relationships. तो होता क्या, इस टाइप के लोगों को ऐसा लगता है कि सामने वाले को हम किसी भी तरह से कन्विंस कर लेते हैं, एंड जब ये लोग कन्विंस नहीं होते सामने वाले, तो फिर ये लोग खुद के ऊपर डाउट करने लग जाते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे 3 आ जाता है, पैरानॉइड, स्किज़ॉइड एंड स्किज़ोटाइपल. ये आते हैं क्लस्टर ए में. ठीक है, अब क्लस्टर बी है इमोशनल एंड इम्पल्सिव. So this personality disorder is characterized by unstable moods and behavior which lead to unhealthy and unstable relationships, emotional instability and feeling of worthlessness. तो इसमें क्या होता है, ये लोग जो भी लोगों की ये वाला डिसऑर्डर होता है वो कभी भी नेगेटिव, कभी भी पॉजिटिव नहीं सोचते, हमेशा नेगेटिव रहते हैं, अनहेल्दी रहते हैं, इमोशनल भी रहते हैं बहुत ज़्यादा, और इनको बहुत बेकार लगता है. सबसे पहले इसमें आता है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. पीपल विद एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डिसरिगार्ड सोशल रूल्स एंड ऑब्लिगेशंस. दे आर इरिटेटिंग, एग्रेसिव एंड एक्ट इम्पल्सिवली. इस टाइप के पीपल जो हैं कभी भी जो भी सारे नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं, कभी भी फॉलो नहीं करते हैं और नॉर्म्स रूल्स देख के गुस्से में आ जाते हैं. एंड दे टेंड टू लैक गिल्ट एंड फेक टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस. ये कभी भी गिल्ट नहीं करते हैं कि हमसे गलती हुई है ना, तो ये लोग झूठ भी बोलते हैं, ये लोग अब्यूज़ भी करते हैं, एंड अल्कोहल और ड्रग्स से भी कह सकते हैं एडिक्टेड हो जाते हैं. सेकेंड है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. पीपल विद बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इसेंशियली लैक सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ. इनको लगता है कि इनके अंदर कुछ है ही नहीं, ये लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते, सो ये लैक करते हैं सेल्फ वर्थ को, एंड एम्प्टीनेस इनको लगी रहती है हमेशा, अबेंडनमेंट का फील होता है कि सामने वाले इन्हें पसंद नहीं करेंगे. सो यस. थर्ड है हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. यहाँ पे जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा ओवरली ड्रामेटिक होते हैं, एंड
They are extremely sensitive to criticism and disapproval and can easily influenced by others. दूसरे के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा ओवरली ड्रामेटिक बनने की कोशिश करते हैं ताकि इन्हें अटेंशन ज़्यादा मिले. देन नेक्स्ट है नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. इस टाइप के लोग जो हैं ये बिलीव करते हैं कि वो इम्पॉर्टेंट है देन अदर्स एंड दूसरों के लिए एम्पैथी इनमें होती ही नहीं है एंड जो भी इनके अचीवमेंट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट करते हैं. क्लस्टर सी है एंशियस. सो इस टाइप के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले पीपल जो हैं ये हमेशा एंजाइटी में रहते हैं, फियर में रहते हैं एंड जो कि इनका डेली रूटीन भी ख़राब कर देता है. सबसे पहले इसमें आता है अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. इस टाइप के डिसऑर्डर वाले पर्सन्स जो हैं सोशली इनेप्ट होते हैं, अनअपीयरिंग होते हैं और इन्फीरियर होते हैं and constantly fear being embarrassed, criticized or rejected. They avoid meeting others and often experience feeling of inadequacy, inferiority and unattractiveness. हमेशा इस टाइप के लोग जो हैं दूसरों से मिलना अवॉइड करते हैं. इन्हें लगता है कि ये इन्फीरियर है और ये सुंदर भी नहीं है, अट्रैक्टिव भी नहीं है. सो ये लोग हमेशा अवॉइड करते हैं दूसरों से मिलना. देन डिपेंडेंट पर्सनैलिटी ऑर्डर. इस टाइप के जो लोग होते हैं इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है एंड इनको बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए होती है हर एक डिसीजंस को लेने में एंड दे आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल फॉर देयर इमोशनल एंड फिजिकल नीड्स एंड दस यूजुअली अवॉइड बीइंग अलोन. इसलिए ये लोग दूसरों पे भी डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं और इसलिए हमेशा ये अकेले तो कभी नहीं मिलेंगे, हमेशा किसी के ना किसी के साथ ही मिलेंगे. देन ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. इस टाइप के जो पीपल होते हैं ये रूल्स एंड रेगुलेशन से स्टिक होते हैं. इनको बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पसंद है. They can be characterized by general pattern of excessive concern with orderliness, perfectionism, attention to details. हमेशा परफेक्ट रहने की कोशिश करते हैं. They feel extremely uncomfortable when unable to achieve perfection. और जब इनसे परफेक्शन नहीं होता तो ये बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं. सो ये थे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स. एक बार आप इन्हें मतलब एटलीस्ट 2-3 बार पढ़ोगे ना ट्रिक्स बना के तो आपको हो जाएगा. क्लस्टर ए में थे सस्पिशियस, पैरानॉइड, स्किजॉइड, स्किजोटाइपल. देन बी में थे एंटी सोशल, बॉर्डरलाइन एंड हिस्ट्रॉनिक, नार्सिस्टिक. सी में है जो कि एंशियस है, अवॉइडेंट, डिपेंडेंट, ऑब्सेसिव कंपल्सिव. तो ये सारे आप 3-4 बार पढ़ोगे आपको हो जाएगा. और आप इनके नाम अच्छे से याद कर रखना बिकॉज समटाइम्स ये एमसीक्यू नहीं फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर आपको आता नहीं है. सो इसलिए बेटर है नाम याद रखें, अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ें. स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं है, बेसिक्स है, आप भी अपने हिसाब से जो सोच के लिख सकते हो बट ये जो कॉमन डिसऑर्डर वाला पार्ट है ये इम्पॉर्टेंट है. देन स्टेप्स टू ओवरकम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. ये जो डिसऑर्डर्स हैं इनको आप ओवरकम कैसे करोगे? टॉक टू समवन, मोस्ट ऑफन इट हेल्प्स टू शेयर आवर फीलिंग्स. दूसरों से बात करो. लुक आफ्टर फिजिकल हेल्थ. हेल्दी बॉडी कैन हेल्प यू टू मेंटेन हेल्दी माइंड, है ना. तो हेल्थ अच्छी रखो अपनी. बिल्ड कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटी टू हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशंस. कॉन्फिडेंट बिल्ड करो ताकि आप डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल कर सको. देन हॉबीज़ में इंगेज रहो. म्यूज़िक सुनो, डांस करो, सिंगिंग करो, पेंटिंग करो, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे वो करो. स्टे पॉजिटिव बाय चूजिंग वर्ड्स लाइक चैलेंजेस इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम्स. पॉजिटिव रहो, प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स नहीं बनाओ, प्रॉब्लम्स को चैलेंजेस बना के उन्हें सॉल्व करो. ओके. सो विद दिस हमने ये चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है. अब आपका काम है कि आप एटलीस्ट एक बार इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे. इस वीडियो को देखने के बाद सारे के सारे यहाँ पे जो बैक में क्वेश्चंस गिवन हैं इनको सॉल्व करेंगे. और कुछ प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लेना, टेलीग्राम पे भी, व्हाट्सएप चैनल पे भी एंड वॉट एवर. सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं. एंड इसके बाद आप लोग को मैं शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूँगी तो वो शॉर्ट नोट्स आप एक बार जो है देख लेना एंड योर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड. सो या now we'll meet in the next video. Till then take care, bye bye and have a nice day. Thanks for watching. अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपको पता है आपको सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ. तो यस, बाय बाय.